हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 360 डिग्री के जियोग्राफी के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेके 12 तक जियोग्राफी के चैप्टर वाइज पेज बाय पेज क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न चैप्टर 1 सौर मंडल में पृथ्वी से रिलेटेड हैं। पहला प्रश्न है, चंद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला है, यह अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। दूसरा है, पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार पूर्णिमा वाली रात को देख सकते हैं। तीसरा है, 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते, यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही कथन सही है। यह अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते, यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। अगला प्रश्न है, हम रात की अपेक्षा दिन के समय चंद्रमा एवं सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण। सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं वे कहलाती हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, खगोलीय पिंड। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, खगोलीय पिंड या आकाशीय पिंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, ये गैसों से बने होते हैं। दूसरा है, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। तीसरा है, इनके पास अपने उष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। चौथा है, इन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहते हैं जबकि सूर्य एक प्रकार का तारा है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। अगला प्रश्न है, रात्रि में आसमान की ओर तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां क्या कहलाती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नक्षत्र मंडल। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्शा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्शा मेजर का भाग है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष से संबंधित अर्शा मेजर या बिग बियर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नक्षत्र मंडल से। अर्शा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्शा मेजर का भाग है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष से संबंधित स्मॉल बियर या सप्तऋषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें।
पहला है यह 7 ग्रहों का समूह है। दूसरा है यह नक्षत्र मंडल अर्शा मेजर का भाग है। तीसरा है यह बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल दूसरा और तीसरा कथन सही है। अर्शा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्शा मेजर का भाग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। दूसरा है उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है जिसे ध्रुव तारा कहा जाता है। तीसरा है यह आसमान में हमेशा अलग अलग स्थान पर रहता है। चौथा है हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और चौथा, ये तीनों कथन सही है। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस खगोलीय पिंड को ग्रह कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जिनके पास अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है एवं वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं, एक ग्रह है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला है पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। दूसरा है यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। तीसरा है सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिनों में पूरा करती है। दूसरा है बुध अपने अक्ष पर एक घूर्णन 59 दिनों में पूरा करती है। तीसरा है शुक्र सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 255 दिनों में पूरा करती है। चौथा है शुक्र अपने अक्ष पर घूर्णन 243 दिनों में पूरा करती है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों कथन सही है। बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन, अपने अक्ष पर घूर्णन 59 दिन में पूरा करता है। सूर्य शुक्र के चारों ओर एक परिक्रमण 244 दिन और अपने अक्ष पर घूर्णन 255 दिन में पूरा करता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है यह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 365 दिनों में पूरा करती है। दूसरा है यह अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में पूरा करती है। तीसरा है इसकी एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों ही कथन सही है।
पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 365 दिन में, अपने अक्ष पर घूर्णन एक दिन में और इसके चंद्रमा की संख्या एक है। अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला है, यह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 687 दिनों में पूरा करता है। दूसरा है, यह अपने अक्ष पर घूर्णन एक दिन में पूरा करता है। तीसरा है, इसके 4 उपग्रह या चंद्रमा हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल पहला और दूसरा कथन सही है। मंगल सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 687 दिन में, अपने अक्ष पर घूर्णन एक दिन में और इसके चंद्रमा की संख्या 2 है। अगला प्रश्न है, आंतरिक ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, यह सूर्य के बहुत नज़दीक है। दूसरा है, ये चट्टानों से बने हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है। आंतरिक ग्रह सूर्य के बहुत नज़दीक होते हैं और ये चट्टानों से बने होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रह है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल पहला, दूसरा, चौथा और छठवां, बुध, मंगल, पृथ्वी और शुक्र। आंतरिक ग्रह बुध, ये सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन में और अपने अक्ष पर घूर्णन 59 दिनों में पूरा करता है। शुक्र, ये सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 255 दिन में और अपने अक्ष पर घूर्णन 243 दिन में पूरा करता है। पृथ्वी, ये सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 365 दिन में, अपने अक्ष पर घूर्णन एक दिन में और इसके चंद्रमा की संख्या भी एक है। मंगल, ये सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 687 दिन में, अपने अक्ष पर घूर्णन एक दिन में और इसके चंद्रमा की संख्या 2 है। अगला प्रश्न है, बृहस्पति ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला है, यह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल में पूरा करता है। दूसरा है, यह अपने अक्ष पर घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट में पूरा करता है। तीसरा है, इसके उपग्रह या चंद्रमा की संख्या लगभग 53 है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। बृहस्पति सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल में पूरा करता है। अपने अक्ष पर घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट में और चंद्रमा की संख्या लगभग 53 है। अगला प्रश्न है, शनि ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला है, यह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 29 साल 5 महीने में पूरा करता है। दूसरा है, यह अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट में पूरा करता है। तीसरा है, इसके उपग्रह या चंद्रमा की संख्या लगभग 33 है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल पहला और दूसरा कथन सही है। शनि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 29 साल 5 महीने में पूरा करता है। अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट में पूरा करता है और इसके चंद्रमा की संख्या 53 है। अगला प्रश्न है, यूरेनस ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यह एक आंतरिक ग्रह है। ये सही नहीं है। यह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 84 साल में पूरा करता है। ये कथन सही है। यह अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट में पूरा करता है। ये कथन भी सही है और इसके उपग्रह या चंद्रमा की संख्या लगभग 27 है। ये कथन भी सही है। अगला प्रश्न है, नेपच्यून ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यह एक बौना ग्रह है। ये सही नहीं है। यह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 164 साल में पूरा करता है।
ये सही है। यह अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट में पूरा करता है। ये भी सही है। और इसके चंद्रमा की संख्या 13 है। ये भी सही है। अगला प्रश्न है, बाह्य ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला है, यह सूर्य से बहुत दूर तथा बहुत बड़े आकार के हैं। दूसरा है, ये गैस और तरल पदार्थों से बने हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है। बाह्य ग्रह यह सूर्य से बहुत दूर हैं तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस और तरल पदार्थों से बने हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य ग्रह है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। बाह्य ग्रह बृहस्पति ये सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल में पूरा करता है। अपने अक्ष पर घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट में पूरा करता है और इसके चंद्रमा की संख्या लगभग 53 है। शनि ये सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 29 साल 5 महीनों में पूरा करता है। अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट में पूरा करता है और इसके चंद्रमा की संख्या भी लगभग 53 है। यूरेनस ये सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 84 साल में पूरा करता है। अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट में पूरा करता है और इसके चंद्रमा की संख्या लगभग 27 है। नेपच्यून ये सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 164 साल में पूरा करता है। अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट में पूरा करता है और इसके चंद्रमा की संख्या 13 है। बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर होते हैं तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस और तरल पदार्थों से बने हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला प्रश्न है, पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। दूसरा है, सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा कथन सही है। पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, चंद्रमा हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। दूसरा है, हमारी पृथ्वी के समान 9 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल पहला कथन सही है। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। अगला प्रश्न है, सौर मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, सूर्य 8 ग्रह उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। दूसरा है, इसे हम सौर परिवार के नाम से जानते हैं जिसका मुखिया सूर्य है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल पहला और दूसरा कथन सही है। सूर्य 8 ग्रह उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं जिसका मुखिया सूर्य है। अगला प्रश्न है, सूर्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, यह सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। दूसरा है, यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है।
तीसरा है इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। दूसरा है सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल पहला और दूसरा कथन सही है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं क्योंकि इसके नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अगला प्रश्न है, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं जो सूर्य से दूरी के अनुसार सही क्रम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है जो ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। दूसरा है यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है जिसमें जियो शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ लिखना या अध्ययन करना है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा कथन सही है। जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है जिसमें जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ है लिखना या अध्ययन करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। जियो प्लस लॉजी इज इक्वल्स टू पृथ्वी का अध्ययन, जियो प्लस मेट्री इज इक्वल्स टू पृथ्वी का मापन और जियो प्लस आइड इज इक्वल्स टू पृथ्वी के आकार के अनुरूप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं जो कक्षा कहलाते हैं। दूसरा है बुध सूर्य के सबसे दूर है। यह अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे 120 वर्ष लगते हैं। तीसरा है सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। चौथा है अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला, तीसरा और चौथा कथन सही है। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं।
दूसरा है आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। तीसरा है केपलर ने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल तीसरा। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा एवं आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। दूसरा है, पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भू आभ कहा जाता है, जिसका अर्थ पृथ्वी के समान आकार है। तीसरा है, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केवल पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भू आभ कहा जाता है। भू आभ का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, यह न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। दूसरा है, यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। तीसरा है, यहाँ वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल पहला और दूसरा कथन सही है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद हैं। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, जबकि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 8 मिनट। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। अगला प्रश्न है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1967 को सबसे पहले किसकी सतह पर कदम रखा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रमा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है एवं अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। दूसरा है, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। तीसरा है, यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही कथन सही है। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है।
अगला प्रश्न है, उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अगला प्रश्न है, मानव निर्मित उपग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, यह एक कृत्रिम पिंड है जो वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। दूसरा है, इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा कथन सही है। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में उपस्थित निम्न में कौन से भारतीय उपग्रह हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और पांचवा। इनसेट, एडुसेट और IRS। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS और एडुसेट इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का डैश दिखाई पड़ता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल एक ही भाग। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, चंद्रमा की परिस्थिति जीवन के लिए अनुकूल है। दूसरा है, इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। तीसरा है, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल दूसरा और तीसरा कथन सही है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। दूसरा है, ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तीसरा है, वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही कथन सही है। तारों, ग्रह एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। अगला प्रश्न है, उल्का पिंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। दूसरा है, उल्का पिंड पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल पहला और दूसरा कथन सही है। उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है।
इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने पर ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, आकाशगंगा करोड़ों तारों का समूह है जो आसमान से एक ओर से दूसरी ओर तक एक चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह फैली हुई है। दूसरा है, यह पट्टी आकाशगंगा है जो हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। तीसरा है, प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। दूसरा है, लाखों आकाशगंगाएं मिलकर सौरमंडल का निर्माण करती हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल पहला कथन सही है। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, हम लोग पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। दूसरा है, हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल पहला और दूसरा कथन सही है। पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चैप्टर 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।